फ्रैंक मॉरिस वो शातिर क्रिमिनल जो जेल से भागने के लिए काफ़ी मशहूर था। फ्रैंक ने कई क्राइम किए जैसे रॉबरी, जेल से भागने का क्राइम, किडनैपिंग, लेकिन कभी उसने मर्डर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अनजाने में ही हो चुका था उससे मर्डर। बैंक में रॉबरी करने के बाद जब वो वहां से निकल रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलानी पड़ी जो पुलिस को कॉल करने वाला था। वो गोली उसके पैर पर चलानी थी लेकिन गोली ऊपर पेट पे लग गई जिससे वो घायल होकर नीचे गिर गया और कुछ ही देर में वो मर जाता है। फ्रैंक बहुत ज़्यादा डर जाता है और बैंक से बाहर निकलने के बाद वो उस स्टेट से किसी दूसरे ही स्टेट में भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था उसके हाथों एक मर्डर हो चुका है और अगर पुलिस उस तक पहुंच गई उसको अरेस्ट कर लिया, अगर उसे डेथ की सज़ा नहीं हुई तो भी उसे उम्र कैद की सज़ा तो होगी ही होगी। तो कोशिश तो बहुत की भागने की, लेकिन आखिरकार एक टाइम के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब फ्रैंक को उस जेल में भेजा गया जिस जेल का नाम था अल्काट्राज, जो कि समुद्र के बीचों बीच बनी हुई थी। ये जेल इतनी खतरनाक थी कि अगर कोई भी कैदी इस जेल के अंदर चला गया तो इस जेल से बाहर निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल माना जाता था। और इसकी वजह थी जेल के चारों तरफ समुद्र जो बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो अगर कोई जेल से भागकर बाहर निकल भी जाए तो भी समुद्र के रास्ते से आगे जाना होगा। और अगर उसको तैरना भी आता हो तो वो इतने बड़े एरिया में समुद्र में फैला हुआ था कि घंटे तक उस समुद्र में तैरना भी खतरनाक था और क्रिमिनल का मरना लगभग तय होता था। तो अब इस जेल में फ्रैंक मॉरिस को भेजा जाता है, लेकिन फ्रैंक तो वो क्रिमिनल था जो जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था। जेल में अपनी सजा को पूरी करना उसे मंजूर नहीं होता था। अब जेल जाने के बाद सबसे पहले उसकी अच्छी से तलाशी होती है और उसके बाद उसे भेज दिया जाता है उसके सेल, जहाँ पर उसको सालों तक सजा के लिए रहना पड़ेगा। अगले दिन सुबह का टाइम जब ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ तो उसकी मुलाकात होती है लिटमस नाम के कैदी से। तो ब्रेकफास्ट के टाइम जब वो दोनों बात कर रहे थे उसी वक्त उस जगह पर एक और कैदी मौजूद था जिसका नाम था वॉल्फ, जो कि फ्रैंक को चिढ़ा रहा था, लेकिन फ्रैंक ने नज़रअंदाज कर दिया। उसे पता था कि अभी उससे बहस करना सही नहीं होगा और उसने लिटमस से बात करना जारी रखा। कुछ टाइम के बाद उसको जेल के वार्डन रूम में भेजा जाता है, जहां पर एक सीनियर ऑफिसर उसको बताता है कि तुम जेल से भागने का सोचना भी मत। तुमसे पहले भी इस जेल में न जाने कितने कैदी सजा के लिए आ चुके हैं, लेकिन कोई भी क्रिमिनल इस जेल से भाग नहीं पाया और जिसने भागने की कोशिश की वो मारे गए। अब जब वो ये भाषण दे ही रहा था, वहां से निकलने से पहले फ्रैंक ने उसके ऑफिस से एक नील कटर चुरा लिया। हालांकि अभी उसने कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी, लेकिन उसे पता था कि अल्काट्राज जैसी इतनी बड़ी जेल से भागने के लिए वो नील कटर भी आगे उसकी प्लानिंग के लिए कभी भी काम आ सकता था। कुछ टाइम के बाद अब फ्रैंक सेल पहुंचकर नील कटर को एक बुक के अंदर छुपा देता है। जरूरत पड़ने पर वो उस नील कटर को बाहर निकाल लेगा। अब कुछ दिन हो चुके होंगे फ्रैंक को उस जेल में रहते हुए। फ्रैंक कभी भी इस जेल में होने वाले झगड़ों में शामिल नहीं होता था, कभी भी उसने जानबूझकर किसी से लड़ाई नहीं की, लेकिन जब उसके साथ बुरा होता था तो वो जरूर सबक सिखाता था, कभी कभी इनको पीट देता था। इसी वजह से फ्रैंक की जो रेपुटेशन थी वो जेल में बनने लगी थी। लोग उससे बिना बात के पंगा नहीं लेते थे। लेकिन अब फ्रैंक के उस जेल में कुछ दोस्त बन चुके थे जिससे फ्रैंक ब्रेक टाइम में बातचीत करता था। वो ज्यादातर ब्रेक टाइम में लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ता था और उसको हिस्ट्री पढ़ना काफी अच्छा लगता था। उस लाइब्रेरी में एक और कैदी था जिसका नाम था इंग्लिश। उसको उम्र कैद की सजा मिली थी और उसने मान लिया था कि अब उसे जिंदगी भर जेल में ही रहना है और बस जेल में रहकर वो बुक पढ़कर ही टाइम पास करता था। जेल से भागने का तो उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। कुछ टाइम के बाद उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक बार फ्रैंक जेल के ग्राउंड में था तो वो देखता है कि एक कैदी पेंटिंग बना रहा था जिसका नाम था डॉग। उसको पेंटिंग बनाना काफी अच्छा लगता था। जेल में पहुंचने से पहले वो बहुत अच्छा कलाकार था। उसका मानना था कि इस खतरनाक जेल में कोई भी कैदी कब पागल हो जाए पता नहीं, लेकिन वो काफी टाइम से जेल में पेंटिंग बना रहा है, शायद इसलिए उसका दिमाग की हालत अभी भी सही है। एक बार जब फ्रैंक सेल में था तो एक गार्ड वहां पर पहुंचकर उसको बताता है कि वो चाहे तो कारपेंटर की जॉब कर सकता है और उसको इस काम को करने के लिए थोड़े पैसे भी दिए जाएंगे। अब वो जेल में काम करने का सोच ही रहा था, लेकिन आगे कई और मुश्किलें थी। एक बार वो जेल के ब्रेक टाइम में ग्राउंड में घूम रहा था, तभी वहां पर वही वॉल्फ नाम का कैदी आ जाता है और उसके हाथ में हथियार था। पहले भी उसकी फ्रैंक के साथ लड़ाई हो चुकी थी और वॉल्फ बदला लेना चाहता था, लेकिन फ्रैंक को पता नहीं था कि डॉग पहले से ही वहां पर मौजूद है उससे बदला लेने के लिए। वो उस पर कभी भी अटैक कर सकता है। अब डॉग उस पर हमला करने वाला था, लेकिन वहां पर मौजूद इंग्लिश ने उसको पहले ही चौकन्ना कर दिया। थोड़ी देर में वुल्फ और फ्रैंक की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब गार्ड उनकी लड़ाई को रुकवाने के लिए दोनों के पास पहुंचता है, लेकिन डॉग गार्ड पर भी हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। अब बाकी गार्ड दोनों की लड़ाई बंद करवाते हैं। उसके बाद उन दोनों को जेल की डी क्लास की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो पिंजरा था जहां पर कैदी को अकेले रखा जाता था और लंच की भी कोई टाइमिंग होती नहीं थी। अगर कोई गार्ड वहां पर खाना रखकर चले जाए तो ठीक है, वरना कई वक्त तक उसको भूखा ही रहना पड़ता था। वो पिंजरा था जहां पर कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरन फ्रैंक को उस पिंजरे में जाना पड़ा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और लगभग 2 हफ्तों के बाद उस पिंजरे से वो बाहर निकाला गया।
उसके बाद वापस फ्रैंक अपने सेल पहुंच जाता है, जिस सेल में वो पहले से ही रह रहा था। उसके सेल के बगल में जो एक सेल था जिसमें कैदी रहता था चार्ली, जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी, और इस बात को उसे बेहद दुख था कि उसने देश का बॉर्डर पार करके वहां से भागने की कोशिश की, और इसी इलीगल वर्क के लिए उसने जो पहले क्राइम किए थे वो तो उसको सजा हुई थी, लेकिन इससे इसकी सजा और ज्यादा सालों की हो गई। कुछ दिनों के बाद जेल के वार्डन ने जेल की सभी जगह पर दौरा करने का डिसाइड किया। उन्होंने देखा एक सेल में उसकी पेंटिंग रखी हुई है जो उसको काफी अच्छी लगी। उसके बाद उसने सेल में जितनी भी पेंटिंग्स रखी हुई थी वो सारी पेंटिंग्स जो डॉक ने बनाई थी वो सारी पेंटिंग उसने वहां से हटवा दी। और जब उसे पता चला कि सेल में अब एक भी पेंटिंग नहीं है तो उसे काफी दुख होता है, क्योंकि काफी टाइम से वो पेंटिंग कर रहा था और पेंटिंग करना उसकी लाइफस्टाइल था। बाद में फ्रैंक ने उसको समझाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, वो दोबारा पेंटिंग बनाना शुरू कर दे, लेकिन डॉग को इस बात का बेहद दुख था। लेकिन वो जानता था कि शायद उसको जेल में बिना पेंटिंग बनाए ही रहना पड़ेगा। लेकिन फिर वो होता है जिसकी उम्मीद फ्रैंक ने नहीं की थी। एक बार जिस फर्नीचर ऑफिस में फ्रैंक और डॉग काम कर रहे थे, काम करते हुए डॉग की एक उंगली कट जाती है, जो कि वार्डन के खिलाफ उसकी बगावत थी। गार्ड को पता चलते ही इन्होंने फौरन डॉक्टर की टीम को मैसेज किया कि वो वहां तक पहुंचे। उसी जगह पर खड़ा हुआ था फ्रैंक। उसको पता था कि शायद डॉग ने जानबूझकर काम करते हुए खुद को चोट पहुंचाई है, पर उसने कुछ बोला नहीं और वहां से चला गया। एक दिन जब फ्रैंक अपनी सेल में मौजूद था तो वो देखता है कि नीचे वेंटिलेशन में बनी खिड़की से एक कॉकरोच बाहर निकलता है। उसको लगा कि शायद इसके अंदर कोई रास्ता होगा, वो रास्ता जो जेल के बाहर जाता है। कुछ टाइम के बाद उसकी सेल तक इंग्लिश पहुंचता है और उसको बताता है कि वार्डन ने डॉग के सेल के अंदर से सारी पेंटिंग इसलिए हटवाई थी क्योंकि उसको अपनी पेंटिंग पसंद नहीं आई, और इसी वजह से डॉग ने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी वो सब की सब उसने वहां से हटवा दी। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम में फ्रैंक की मुलाकात दो कैदी भाइयों से होती है, जिसमें से एक का नाम था जॉन और दूसरे का नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट जानता था कि पहले फ्रैंक एक और जेल से भाग चुका है, लेकिन बातचीत के दौरान जॉन और रॉबर्ट उसको ये बताते हैं कि इस जेल से भागना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जेल समुद्र के बीचों बीच बनी हुई है, इसलिए उनको पूरी जिंदगी अब इस जेल में ही बितानी पड़ेगी। लेकिन फ्रैंक को ये मंजूर नहीं था। हिस्ट्री में वो पहला शख्स बनना चाहता था जो अल्काट्राज जेल से भागने में सक्सेस हो जाए। अगले दिन जब फ्रैंक अपनी सेल में था तो उसने सेल में बने वेंटिलेशन खिड़की के आसपास की सीमेंट को वार्डन के रूम से चुराए हुए नेल कटर की मदद से कुरेदना शुरू किया। जब भी उसे गार्ड के कदमों की आहट सुनाई देती, उसको लगता कि वहां पर गार्ड पहुंचने वाला है, तो वो नेल कटर को बाइबल की बुक में रखकर उसको पढ़ने का नाटक करता। ये काम वो बहुत जल्दी करता था, क्योंकि थोड़ी सी भी टाइम की गलती हो जाती तो वो पकड़ा जा सकता था और गार्ड को पता लग सकता था। वो डेली कुछ टाइम में ये काम करता रहा और फाइनली कई दिनों के बाद उसकी मेहनत की वजह से उस ग्रिल के आसपास की जो सीमेंट थी वो कमजोर होने लगी। हालांकि अभी भी फ्रैंक ने सोचा नहीं था और प्लानिंग फाइनल हुई नहीं थी कि आखिर कैसे वो जेल से भागेगा। हफ्ते में एक बार कैदी अपने परिवार वालों से बात कर सकते थे। इंग्लिश ने जब अपनी बीवी से बात की तो उसे बताया गया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की कंडीशन सही नहीं है। उन्हें काफी पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिससे इंग्लिश काफी दुखी हो जाता है। वहीं पर चार्ली भी जब अपनी फैमिली मेंबर से बात करता है तो पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अब ये सुनकर उसे बहुत शौक लगता है और वो चाहकर भी अपनी माँ से मिल नहीं सकता था। अगर वो उनसे नहीं मिल सका तो इस बात का उसे बेहद अफसोस होगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम खाना खाने के दौरान फ्रैंक जॉन और रॉबर्ट और चार्ली के सामने जेल से भागने की प्लानिंग रखता है और उनको बताता है कि अगर वो चाहे तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनाकर वहां से भाग सकते हैं। हालांकि इसमें रिस्क बहुत है, लेकिन अगर जेल से निकलना है तो ये करना पड़ेगा। वो उनको बताता है कि जेल के बाहर खारे पानी और वहां की हवा ने जेल की दीवार को काफी कमजोर कर दिया है और वो वेंटिलेशन की ग्रिल की दीवार को तोड़कर ग्रिल को निकालकर उसके अंदर के रास्ते से बाहर पाइपलाइन तक पहुंच सकते हैं और वहां से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके बाद बाकी कैदी कहते हैं वो तो ठीक है, अगर वो जेल से बाहर निकल भी गए तो फिर बाहर निकलने के बाद समुद्र में इतनी देर तक कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे तो वो मर जाएंगे। इस पर फ्रैंक कहता है कि रॉबर्ट कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसको वहां से कुछ रेनकोट और रबड़ और कुछ और थोड़े कपड़े चुराने होंगे, जिसकी मदद से वो लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बना सकता है, तो वो उस पर भरोसा करे। अब सभी को फ्रैंक का आइडिया सही लगता है और सब डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो उस प्लान पर काम करना शुरू करेंगे। उनको पता था कि जेल ब्रेक की प्लानिंग बनाने में बहुत दिन लगने वाले हैं, इसलिए जेल से भागने का दिन बाद में डिसाइड किया जाएगा। अगले दिन रात के टाइम फ्रैंक रोज की तरह अपने सेल में ग्रिल की सीमेंट को कमजोर करने के लिए उसे कुरेदने में लगा हुआ था और वहीं उसके बगल की सेल में चार्ली अपने सेल से बाहर नजर रख रहा था, ताकि कोई भी गार्ड वहां पर अचानक आ जाए तो चार्ली उसको आने का इशारा कर दे और वो संभल जाए। लेकिन फ्रैंक के लिए काम बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो नेल कटर काफी छोटा था और उससे सीमेंट को बार बार कुरेदना उसके लिए काफी चैलेंजिंग था। उसके हाथ में भी एक बार चोट लग गई। अब क्योंकि उसे और चोट ना लगे इसलिए उसने वो काम अभी बंद कर दिया।
अब अगले दिन फ्रैंक उन सभी को इस प्रॉब्लम को बताता है। सीमेंट को हटाने के लिए थोड़ी बड़ी हथियार की जरूरत होगी। फ्रैंक जब खाना खा रहा था तो खाना खाते वक्त उसकी नजर एक चम्मच पर पड़ती है और वो एक आइडिया सोचता है। वो चम्मच को अपने जूते पर लगाकर उसको गंदा कर देता है और वहां पर मौजूद गार्ड से कहता है कि उसको एक चम्मच चेंज करनी है और वहां पर कुछ और कैदी भी गार्ड से चम्मच को चेंज करने के लिए बोलते हैं। अब गार्ड को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। उसके बाद वो सभी जब चम्मच को बदलने के लिए फ्रंट डेस्क पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जॉन वहां पर बैठे गार्ड को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और उसके बाद फ्रैंक वहां डेस्क से एक एक्स्ट्रा चम्मच को चुरा लेता है। अब उसके पास 2 चम्मच थी। वो एक्स्ट्रा चम्मच को अपनी जेब में डाल देता है, दोबारा सीट पर बैठता है, खाना खत्म करता है और अपनी सेल में चला जाता है। उसके बाद फ्रैंक ने सेल में उस चम्मच को आग से पिघलाकर नेल कटर और एक सिक्के से एक नया हथियार तैयार कर लिया। अब यह हथियार नेल कटर से ज्यादा कारगर साबित होने वाला था। काम बहुत जल्दी होगा उसको पता था। अब फ्रैंक जब उसी रात ग्रिल की सीमेंट की दीवार को कुरेदने का काम कर रहा था तभी उसकी सेल की तरफ एक गार्ड आ रहा था। चार्ली को इस बात का पता ही नहीं था, लेकिन इंग्लिश ने एन वक्त पर चार्ली को चौकन्ना कर दिया और फिर चार्ली ने सेल की दीवार पर तेज मुक्का मारकर फ्रैंक को सावधान कर दिया। अब फ्रैंक को इशारा मिलते ही उसने जल्दी जल्दी सारा सामान एक जगह छुपा दिया और बेड पर बैठ गया। अब वो उस दिन तो बच गए, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक समझ गया था कि वो हर बार चार्ली पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसे खुद भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर एक टाइम उसे नोट करना पड़ेगा गार्ड की टाइमिंग क्या है और जेल का दौरा वो कब कब करता है। फ्रैंक ने जब काफी हद तक उस सीमेंट को बाहर निकाल लिया था तो उस ग्रिल में पेंच भी लगे हुए थे जो बहुत छोटे थे। वो समझ गया कि उन पेंच को निकालने के लिए उसे एक दूसरे औजार की जरूरत होगी। इसी तरह जब भी फ्रैंक को ग्राउंड में घूमने के लिए ब्रेक टाइम दिया जाता तो वो ग्रिल से निकली सीमेंट को वहां पर गिरा देता। अब फ्रैंक को किसी तरह से छोटे पेच को खोलने के लिए एक औजार चाहिए था, इसलिए कारपेंटर शॉप में काम करते वक्त उसने वहां एक छोटा औजार चुरा लिया और उसको अपने जूते के नीचे छुपा दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उसको मेटल डिटेक्टर से होकर जाना था। काम मुश्किल था उस कारपेंटर शॉप से उस औजार को सेल तक पहुंचाने का। इससे बचने के लिए भी उसने कारपेंटर शॉप से लोहे का एक छोटा टुकड़ा लिया और जब मेटल डिटेक्टर से उसकी चेकिंग की गई तो अलार्म बजने लगा, जिस पर फ्रैंक ने अपने हाथ में जो लोहे का टुकड़ा था वो गार्ड को दे दिया और वहां से चला गया। लेकिन असली औजार तो जूते के नीचे छुपा हुआ था। अब उस औजार को अपने सेल में ले जाने के बाद उसने औजार की मदद से ग्रिल के पेंच को खोल दिया। निकाल कर देखा तो वहां पर पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ था, यानी ये उनकी आजादी का एक रास्ता हो सकता था। लेकिन फ्रैंक जानता था कि अभी बिना प्लानिंग फाइनल होने के बाद वहां से गुजरना उसके लिए गलत हो सकता है। अब सारे कैदी सोचने लगते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उनको पता था कि रात के टाइम कभी भी गार्ड सेल को चेक करने के लिए पहुंच सकता है और अगर वो उस टाइम वहां पहुंच गया जिस वक्त वो सेल में नहीं होंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। उनको पहले से ही पता चल जाएगा और शायद वो पकड़े जाएं टाइम के अंदर ही। तो वो सोचने लगते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद फ्रैंक एक आइडिया सोचता है और उस आइडिया को बाकी कैदी को सुनाता है और बाकी कैदी को उसका प्लान सही लगता है। सबसे पहले उनको एक डमी तैयार करना था, एक नकली सर। अब जॉन को काम दिया गया कि वो नाई की दुकान से कुछ बाल उठाकर लाए। वहीं पर चार्ली का काम पेंट का इंतजाम करके उस तक पहुंचाना था। उसके बाद उसने इंग्लिश की मदद से कई सारे न्यूज़पेपर मंगवा लिए। उसके बाद उसने आगे का प्लान वर्क स्टार्ट किया। तो सारा सामान मिलते ही उसने काम स्टार्ट कर दिया और उस अखबार को उस ग्रिल से निकली सीमेंट से मिलाकर एक इंसानी खोपड़ी का ढांचा तैयार किया, जिस पर उन्होंने नकली बाल और पेंट कर दिया ताकि गार्ड को चकमा दिया जा सके। लेकिन अभी भी और काम करना था। चार्ली ने उन ग्रिल जैसी दिखने वाली एक नकली जाली बनाना शुरू किया जिससे वो भागते टाइम ग्रिल की जगह पे लगाने वाले थे ताकि गार्ड को ये ना लगे कि वहां तो ग्रिल लगी ही नहीं हुई। एक रात फ्रैंक ने ग्रिल के अंदर के रास्ते ऊपर उस जगह जगाने का डिसाइड किया जहां पर वो पाइपलाइन का रास्ता जाता था। वहां पर जाना उस वक्त उसके लिए सही नहीं था, खतरा था, लेकिन अगली प्लानिंग के लिए उसे वहां पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले उसने सेल में वही नकली डमी रखा और जब उसको लगा कि अब कुछ टाइम तक गार्ड सभी सेल की चेकिंग के लिए नहीं पहुंचेगा तो वो अपने सेल के अंदर से उस ग्रिल के रास्ते से ऊपर चला जाता है। पाइपलाइन से ऊपर चढ़ते चढ़ते उसे एक लोहे का गेट दिखाई देता है, लेकिन उस गेट तक वो अकेले नहीं पहुंच सकता था। जिस वक्त फ्रैंक वहां पर था उस वक्त एक गार्ड सभी सेल को चेक कर रहा था। जब वो राउंड पे था उसने देखा कि फ्रैंक की सेल के अंदर जहाँ पर डमी रखा हुआ था, लेकिन गार्ड को लगा कि वो सो रहा है। उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी गार्ड ने सेल के अंदर जाकर चेक नहीं किया और वहां से चला गया। फ्रैंक को इस बात की खबर ही नहीं थी। वो अपने सेल में वापस पहुंचता है और सो जाता है। अगले दिन फ्रैंक ने सबको बताया कि अभी इनको प्लानिंग में कई और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के बाद वो वहां से भागेंगे। हालांकि तब तक जॉन और रॉबर्ट ने भी अपनी सेल में रखने के लिए डमी तैयार कर लिया था। अब एक रात को जॉन और चार्ली उस लोहे के गेट तक पहुंच जाते हैं। जब उन्होंने इस गेट को लॉक को चेक किया तो उनको लगता है कि वो गेट को काट सकते हैं, लेकिन इतना भी आसान था नहीं। इसके लिए उनको एडवांस टूल की जरूरत पड़ेगी जिसका इंतजाम उनको जल्द से जल्द करना पड़ेगा।
लेकिन फ्रैंक और चार्ली जिस फर्नीचर शॉप में काम करते थे वहां पर तो बिल्कुल भी कोई ऐसा उनको औजार नहीं मिला जिस टूल की मदद से वो उस लोहे के गेट को ओपन कर सके। अब सबको यहाँ पर लगने लगता है कि क्या वो कभी इस लोहे के गेट को तोड़कर आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं। कुछ दिन अभी ऐसे ही बीत जाते हैं। भागने का दिन भी डिसाइड हुआ नहीं था, लेकिन फ्रैंक को उम्मीद थी कि वो जल्द से जल्द प्लानिंग में आगे बढ़ जाएंगे। एक बार म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ती है। हालांकि वो पंखा चलता था नहीं, काफी पुराना पंखा था, खराब हो चुका था, लेकिन उनको लगा कि इसकी मदद से वो लोहे के गेट को काट सकते हैं, तो उसको औजार की तरह इस्तेमाल करके शायद काम बन सकता है। अब उस पुराने पंखे को वहां से बाहर निकालने के लिए चार्ली ने उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में डाला और उस बॉक्स में रखने के बाद उसको वो वहां आसानी से बाहर ले गया। अब जैसे ही फ्रैंक को वो पुराना पंखा मिला, चार्ली को वहां से चुराने के लिए बोला था, तो उसने उसको एक औजार की तरह बनाने की कोशिश की। जब उस पंखे को मॉडिफाई करके उसने औजार की तरह बनाया तो वो उसको लेकर दोबारा उस लोहे के गेट तक पहुंच जाते हैं। अब उस नए औजार की मदद से लोहे के गेट को काट दिया। गेट को काटने के दौरान थोड़ा शोर हो रहा था और इन दोनों को डर था कि कहीं गार्ड को पता न चल जाए। गार्ड को भी आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। अब अगले दिन फाइनली फ्रैंक और चार्ली बाकी कैदी को बताते हैं कि उनके भागने का रास्ता तैयार हो चुका है और कुछ टाइम के बाद वो डिसाइड करते हैं कि मंगलवार की रात से वो समुद्र में बनी उस खतरनाक जेल से भागने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वार्डन ने जेल के सारे सेल को खुद चेक करना शुरू किया। जब उसने फ्रैंक की सेल को चेक किया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। इस बात से वो गुस्सा होकर उसने फ्रैंक की सेल को चेंज कर दिया। हालांकि बाद में रिक्वेस्ट करने पर उसको वापस उस सेल में जाने दिया। तो भागने का रास्ता तैयार था और दिन भी डिसाइड हो गया था। लेकिन इसी दौरान जो वुल्फ जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा गया था वो वहां से आजाद हो गया और फ्रैंक से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी वजह से ही उसको वहां डाला गया। लेकिन जैसे ही जेल के ब्रेक टाइम के दौरान वो फ्रैंक पर हमला करता, इंग्लिश ने पहले उसको रोक लिया। फ्रैंक सतर्क हो गया, लेकिन उस वक्त उसने लड़ाई नहीं की। वो जानता था कि अगर वो इस वक्त उससे लड़ाई करेगा तो हो सकता है दोबारा उसको सॉलिटरी भेज दिया जाए, जहां पर वो जेल से भागने की प्लानिंग का काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और कब तक वो वहां से बाहर निकलेगा फिर उसे कुछ पता नहीं। इसलिए उसको यही लगा कि उस वक्त उससे लड़ाई करना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और किसी तरह वो उससे बिना लड़ाई करे वहां से निकल गया। अब उसी रात फ्रैंक, चार्ली, जॉन और रॉबर्ट को पाइप के रास्ते ऊपर लोहे के गेट तक पहुंचना था, लेकिन एन वक्त पर चार्ली घबरा जाता है और उसने प्लान में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन बाकी तीनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो जेल से भागने की कोशिश जरूर करेंगे। उनको पता था कि ऐसा करने पर उनकी जान को खतरा है, लेकिन बावजूद उसके वो प्लानिंग में आगे बढ़ते रहे। सबसे पहले रात होने पर वो तीनों अपने अपने सेल से वेंटिलेशन की ग्रिल को निकालकर अंदर दाखिल होते हैं और पाइपलाइन के रास्ते तीनों ऊपर पहुंच जाते हैं। उसके बाद लोहे के गेट को ओपन करके वो जेल की छत तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको सर्च लाइट से बचकर आगे बढ़ना था। इसी दौरान चार्ली को लग रहा था कि शायद उसको भी जेल से भागने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन डर की वजह से उसने इस आज़ादी का सपना खो दिया। वहीं पर अब तीनों कैदी सर्च लाइट से बचते हुए आगे बढ़कर छत की एंड तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद उनके आगे दीवार थी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि टावर पर खड़े किसी गार्ड की नज़र वहां है तो नहीं। किसी तरह सर्च लाइट से बचकर तो वो आगे बढ़ गए थे। अब एक एक करके वो दीवार पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे और कम टाइम में वो एक एक करके दीवार पर चढ़कर दीवार की दूसरी तरफ पहुंच गए, इससे पहले कि गार्ड वहां पर पेट्रोलिंग पर राउंड के लिए आता। अब उसके बाद वो तीनों कैदी रोड पर थोड़ा चलने के बाद आगे समुद्र तक पहुंच गए और अब बस आगे था समुद्र का रास्ता जो कई किलोमीटर का था। लेकिन इसी दौरान वो घबराए नहीं, उनको अच्छी तरह पता था कि अब उन्हें क्या करना है। अब वो बहुत शांति से और तेजी से अपना काम करने लग गए। नाव के अंदर उन्होंने हवा भरना स्टार्ट की। उस नाव को मुंह से हवा देकर फुलाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, इसलिए चक्कर आ रहे थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे, रुके नहीं। और फाइनली जब बोट में इतनी हवा हो गई कि उसको पानी में उतारा जा सके, तो वो जेल की सरहद से निकलकर समुद्र में उतर गए और आगे बढ़ने लग गए। अगले दिन सुबह गार्ड जब सभी सेल को चेक करने के लिए जाता है तो स्टार्टिंग में तो उसे अजीब नहीं लगता, लेकिन बाद में उसे लगता है कि फ्रैंक अभी तक अपनी सेल में सो रहा है। उसे काफी टाइम हो चुका है। सेल के अंदर जाकर चेक किया और चादर को हटाया तो उसके होश उड़ गए, जो कभी जेल में हुआ नहीं था। शायद पहली बार ऐसा हुआ था। जेल में रह रहा एक कैदी उस खतरनाक जेल से भाग चुका था। फटाफट जेल में सभी अलार्म बजाए गए और बाद में यह पता चला कि एक नहीं बल्कि तीन तीन कैदी जेल से भाग चुके हैं। जेल गार्ड्स के साथ साथ जेल के सभी कैदी भी हैरान। उन्होंने भी पहले कभी सोचा नहीं था कि जेल में रह रहा कोई कैदी वहां से भाग भी जाएगा। जल्द से जल्द उनको ढूंढने की तलाश तेज हो गई। समुद्र में कई सारी बोट से उनको ढूंढा जाने लगा और हेलीकॉप्टर की मदद से भी उनकी तलाश की गई, लेकिन काफी टाइम तक भी फ्रैंक, जॉन और रॉबर्ट का कुछ पता चला नहीं। जब काफी टाइम तक ढूंढने के बाद भी वो तीनों नहीं मिले तो कई पुलिस ऑफिसर अब यही सोच रहे थे कि शायद वो समुद्र में डूब गए और मर गए, क्योंकि वो समुद्र का रास्ता इतना बड़ा था और जिस लाइफ बोट की मदद से वो आगे बढ़े थे उनके लिए ज्यादा देर तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हुआ होगा।
वहीं पर जेल में मौजूद अब चार्ली को भी समझ आ चुका था कि शायद उसको जेल से भागने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसको भी पता था कि वे तीनों जिंदा जेल से बचकर भाग चुके हैं, क्योंकि अभी तक उनके मरने की कोई भी खबर उसको पता नहीं चली थी। और वार्डन को लग रहा था कि शायद वो जेल से बचकर जिंदा भाग चुके हैं। अल्कट्राज जैसी जिसको सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था, वहां से बचकर भी कोई कैदी भाग निकला, ये काफी शॉकिंग है। लेकिन वो जेल इतनी हाई सिक्योरिटी की थी कि कहीं जेल का रिकॉर्ड खराब ना हो जाए, और उसने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि वो दोनों मर चुके हैं। लेकिन कई लोगों को उस बात का विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि 1 साल तक सर्च ऑपरेशन करके उनको ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कभी भी उनकी डेड बॉडी समुद्र में नहीं मिली। इसका मतलब ये कि वो जिंदा बचकर उस समुद्र से बाहर निकल गए थे और शहर चले गए, और शहर में जाकर वो कहाँ गए ये आज भी किसी को पता नहीं। और फ्रैंक, जो कि इस जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था, पूरी दुनिया में जेल तोड़ने वाले जीनियस के नाम से मशहूर हो गया। और इस जेल ब्रेक पर एक बुक लिखी जा चुकी थी, कई बार डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन पर चलाई गई। ये जेल ब्रेक स्टोरी इतनी पॉपुलर हो गई थी। और आज के टाइम भी जब सबसे बड़ी हिस्ट्री की जेल ब्रेक को चेक किया जाता है, तो इस जेल ब्रेक का इंसिडेंट जरूर होता है, जिसने उस वक्त कई लोगों को शॉक कर दिया। और शायद इसी वजह से अल्ट्रा जेल की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई थी, और शायद उसके बाद कोई भी कैदी वहां से भाग भी नहीं पाया। वो तीनों ही एक ऐसे कैदी थे जो उस खतरनाक जेल से जिंदा बचकर वहां से भाग गए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।